हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपका एल्बो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑल ओवर बॉडी का दो कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो है आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स और हिप कॉम्प्लेक्स। इन दोनों का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स के बारे में, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो आपको 8 पॉइंट जो आपको सिनॉप्सिस के तौर पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इन्हीं 8 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे इटाइमोलॉजी, फिर इंट्रोडक्शन, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टेबिलिटी एंड देन इन द एंड वी विल टॉक अबाउट द पैथोलॉजी इन द एल्बो कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला है आपका इटाइमोलॉजी। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग बाय डेफिनेशन अगर हम लोग डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एल्बो इज द रीजन बिटवीन आर्म्स एंड फोर आर्म्स एंड कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली defined as the group of the connected structures associated with elbow that are responsible for the motion of elbow। क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि जितने भी कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं आर्म और फोर आर्म के बीच के, उन सभी के ग्रुप को जो आपका इन्वॉल्व हैं एल्बो के मोशन के लिए, उनको हम लोग क्या कह देंगे? कॉम्प्लेक्स। तो एल्बो कॉम्प्लेक्स का तो ये मतलब हुआ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम लोग डील कर रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड हैं एल्बो कॉम्प्लेक्स में। तो ऑल टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स, जॉइंट्स, मसल, कैप्सूल और बर्सा। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बोन, इसमें 3 बोन हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। 3 बोन मिलकर के 4 जॉइंट बनाते हैं। एक होता है आपका ह्यूमरोअल्नर जॉइंट, जो कि ह्यूमरस और अल्ना के बीच का आर्टिकुलेशन है। दूसरा आता है आपका ह्यूमरोरेडियल जॉइंट, जो कि आपका ह्यूमरस और रेडियस के बीच का आर्टिकुलेशन है। तीसरा आता है आपका सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, जो कि आपका रेडियोल्नर जॉइंट का जो अपर पार्ट है उन दोनों का आर्टिकुलेशन है, और जो रेडियोल्नर जॉइंट का जो लोअर पार्ट है उन दोनों का आर्टिकुलेशन को हम लोग कह देते हैं इन्फीरियर रेडियोल्नर जॉइंट। अगर मैं बात करूं मसल्स के बारे में, तो मसल्स में इसमें 8 मसल्स आता है। ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियालिस, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एंकोनियस, प्रोनेटर टेरेस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और सुपिनेटर मसल्स। अगर मैं बात करूं कैप्सूल्स के बारे में, तो ऑल टोटल 2 कैप्सूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। आर्टिकुलर कैप्सूल्स ऑफ द डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट एंड द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट। बर्सा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऑल टोटल 3 बर्सा इसमें प्रेजेंट होता है। सब क्यूटेनियस ओलेक्रेनॉन बर्सा, सब टेंडिनस ओलेक्रेनॉन बर्सा, बाइसिपिटो रेडियल बर्सा। एंड if we will talk about the ligaments, there are 7 ligaments present in the elbow complex, which are medial collateral ligament, lateral collateral ligament, annular ligament, oblique cord, interosseous membrane, palmar interossei और dorsal interossei। अगर मैं बात करूं function of the elbow complex, then there are 2 function, mobility and stability। mobility is for the wide range of motion, for example eating, brushing, कॉम्बिंग एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी के बारे में, तो इसमें आ गया आपका वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लिफ्टिंग वेट्स, बॉक्सिंग। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ अब स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो स्ट्रक्चर्स में हम लोग 3 चीज़ों की बात करेंगे। चारों जो जॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, उनका आर्टिकुलेशन के बारे में जानेंगे, उनका क्लोज पैक और लूज पैक पोजीशन के बारे में जानेंगे, कैप्सुलर पैटर्न के बारे में जानेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग 2 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूबाइटल फोसा और क्यूबाइटल टनल, जिसमें कि हम लोगों ने क्यूबाइटल फोसा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एक सेपरेट वीडियो में, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर आता है आपका एंगल। एंगल में हम लोग बात करेंगे कैरिंग एंगल या फिर क्यूबाइटस एंगल के बारे में। तो सबसे पहला आ गया आपका ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच का आर्टिकुलेशन है? ये बेसिकली लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड द अपर एंड ऑफ रेडियस के बीच का आर्टिकुलेशन है। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस में आ जाएगा आपका ह्यूमरस का लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, जिसमें आ गया आपका रेडियल फोसा एंड कैपिट्यूलम। ठीक है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आ जाएगा आपका रिम एंड फोबिया ऑफ रेडियल हेड। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के आपका आर्टिकुलेट करके आपका फॉर्म कर रहा है ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। अगर मैं हम लोग डायग्राम के बारे में बात करें, तो एक बार डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो पहला आप डायग्राम देखिए, फिगर 2.15, अटैचमेंट्स ऑफ द राइट ह्यूमरस, जो एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू वाला जो डायग्राम है, इसमें जो आपका लेफ्ट साइड में रेडियल फोसा लिखा हुआ है। ठीक है, और कैपिटोलम लिखा हुआ है। ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? इस डायग्राम को आप देखिए,
ये आर्टिकुलेट कर रहा है बेसिकली हेड ऑफ द रेडियस के साथ, जो कि आपका इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है, ये रेडियस का डायग्राम है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना रहा है, ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। अब इसका अगर जॉइंट का टाइप के बारे में बात करें तो इस जॉइंट का टाइप है आपका साइनोवियल जॉइंट, और जो वेराइटी है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। मूवमेंट, इसमें दो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन में भी होता है, जिसके कारण हम लोग काइनेमेटिक्स में प्रोनेशन एंड सुपिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। उसमें हम लोग ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है ना उसमें भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 होगा। क्लोज पैक पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है क्लोज पैक पोजीशन 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन एंड 5 डिग्री सुपिनेशन। लूज पैक पोजीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लूज पैक पोजीशन इसका होता है फुल एक्सटेंशन प्लस सुपिनेशन। साथ ही साथ कैप्सुलर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कैप्सुलर पैटर्न इसका होगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने एक नोट में एक बात लिख रखा है कि अल्ना जो होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट करते वक्त। हमेशा क्या मूव करेगा, रेडियल हेड मूव करेगा। अब रेडियल हेड का तो आर्टिकुलेशन ही हो रहा है ह्यूमरोरेडियल जॉइंट में, तो इसी कारण से ह्यूमरोरेडियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट आपका प्रोनेशन एंड सुपिनेशन में भी होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमरोअल्नर जॉइंट के बारे में, ठीक है। ह्यूमरोअल्नर जॉइंट में ठीक इसी तरह से अगर मैं प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात करूं तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस में आएगा आपका कोरोनॉइड फोसा, ओलेक्रेनॉन फोसा और ट्रॉक्लिया। ये तीनों आपका पार्ट है ह्यूमरस का, और ह्यूमरस में भी लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का। इसमें आपका ओलेक्रेनॉन फोसा आपका पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस में होता है, और बाकी का जो ये दो है कोरोनॉइड फोसा और जो ट्रॉक्लिया है ये आपका होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 3 आ जाएगा, जिसमें कि कोरोनॉइड और ओलेक्रेनॉन प्रोसेस आता है और साथ ही साथ ट्रॉक्लियर नॉच भी आता है। अब आप कहेंगे कि ये आर्टिकुलेट कैसे हो रहा है, तो जो कोरोनॉइड फोसा है वो आर्टिकुलेट करता है आपका कोरोनॉइड प्रोसेस से, ओलेक्रेनॉन फोसा आर्टिकुलेट करता है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस से, और जो ट्रॉक्लिया है वो आर्टिकुलेट करता है ट्रॉक्लियर नॉच से, ठीक है। डायग्राम के तौर पे इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको कोरोनॉइड फोसा भी नजर आ रहा है और ट्रॉक्लिया भी नजर आ रहा है, और साथ ही साथ ओलेक्रेनॉन फोसा भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो एंटीरियर व्यू में ये देखिए राइट साइड में आपका दो जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, कोरोनॉइड फोसा और ट्रॉक्लिया, और जो पोस्टीरियर व्यू में आपका क्या आ गया, पोस्टीरियर व्यू में आ गया आपका ओलेक्रेनॉन फोसा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये हो गया आपका अल्ना। अब अल्ना में क्या आएगा, अल्ना में आपको दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ट्रॉक्लियर नॉच और कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये तीनों मिलकर के आपका ह्यूमरोअल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जॉइंट का टाइप के बारे में तो इस जॉइंट का टाइप है आपका साइनोवियल जॉइंट। इसमें आपका वेराइटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका वेराइटी होता है आपका मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। क्यों इसको बोलते हैं मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, बिकॉज ऑफ एक्सियल रोटेशन एंड साइड टू साइड मोशन ऑफ साइड टू साइड मोशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें एक्सियल रोटेशन के साथ साथ साइड टू साइड मोशन भी होता है, इसलिए हम लोग इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी कह देते हैं। मैं मूवमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट इसका होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1, लूज पैक पोजीशन विल बी 70 डिग्रीज फ्लेक्शन विद 10 डिग्री सुपिनेशन, क्लोज पैक पोजीशन विल बी एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन, एंड द कैप्सुलर पैटर्न विल बी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये देखिए ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो बेसिकली कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, ओके, और ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। तो ये दोनों मिलकर के आपका एल्बो जॉइंट बनाएगा। और सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट फॉर्म्स व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। तो इस तरह से आपका जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट के बारे में। इसका जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो है आपका रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस आपका आता है रिम ऑफ रेडियस, और इसके साथ साथ जो जॉइंट का जो टाइप है वो आता है आपका साइनोवियल जॉइंट, और इसका जो वैरायटी है वो है आपका पाइवोट टाइप। मूवमेंट में आपका आएगा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1, लूज पैक पोजीशन विल बी 70 डिग्रीज फ्लेक्शन प्लस 35 डिग्रीज सुपिनेशन, along with that close pack position will be 5 degrees supination।
और इसके साथ साथ जो कैप्सुलर पैटर्न है वो आता है आपका सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट के बारे में। तो इसका जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो है आपका हेड ऑफ अल्ना, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो आता है आपका अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। जॉइंट का जो टाइप है वो आता है आपका साइनोवियल, और इसका जो वेराइटी है वो है आपका सेम पाइवोट वेराइटी। मूवमेंट विल बी अगेन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1, लूज पैक पोजिशन विल बी 10 डिग्रीज सुपिनेशन एंड द क्लोज पैक पोजिशन विल बी 5 डिग्रीज सुपिनेशन। कैप्सुलर पैटर्न विल बी एक्सट्रीम रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी वो बात मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जो होगा वो बेसिकली कहाँ पे होगा, वो सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट में होता है, लेकिन उसमें डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ ही साथ ह्यूमरोरेडियल जॉइंट में भी मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के फुल रेंज ऑफ मोशन में प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट हो सकता है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक जॉइंट में रेस्ट्रिक्शन है तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं होगा। सो दिस इज व्हाई आई हैव रोट हियर दैट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन अकर एट द सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व distal radioulnar joint and requires movement at the humeroradial joint, and any restriction at any of these joint would restrict the pronation and supination movement. आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें एक और टॉपिक था वो आता है आपका क्यूबाइटल टनल। ठीक है, तो व्हाट इज क्यूबाइटल टनल? इट इज अ पैसेज अंडर द मीडियल साइड ऑफ एल्बो फॉर अल्नर नर्व टू पास। ये एक तरह का रास्ता है, एक तरह का पैसेज है, ठीक है, एक तरह का पाथवे है। किस साइड में ये पाथवे प्रेजेंट होगा? तो टुवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ एल्बो। अब एल्बो का भी तो लेटरल साइड और मीडियल साइड होगा, ठीक है, तो ये किस साइड प्रेजेंट होता है? ये मीडियल साइड प्रेजेंट होता है। और ये रास्ता किसके लिए है? तो ये रास्ता बेसिकली अल्नर नर्व के लिए है। ये अल्नर नर्व वहां से पास होगा। मैं बाउंड्रीज के बारे में बात करूं तो मीडियल साइड में मीडियल एपिकॉन्डाइल का बाउंड्री होता है और लेटरल साइड में ओलेक्रेनॉन प्रोसेस का बाउंड्री होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कैरिंग एंगल, क्यूबाइटस एंगल या फिर नॉर्मल वैल्गस एंगल। एक ही नाम, सॉरी 3 नाम बट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है ये एंगल? अब देखिए एंगल का मतलब क्या हुआ। तो एंगल बेसिकली 2 लाइन के एक साथ मिलने को कहते हैं, ठीक है। तो एंगल में 2 लाइन का तो नेसेसरी है, मतलब बिना 2 लाइन के तो एंगल बन ही नहीं सकता। तो अब 2 लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाए? तो सबसे पहला लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो हम लोग ड्रॉ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और जो दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फोरआर्म, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को जहां पे मीटअप करेगा उस लाइन को हम लोग कह देंगे कैरिंग एंगल या फिर क्यूबाइटस एंगल या फिर नॉर्मल वैल्गस एंगल, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वैल्यू इसका होता है वो होता है आपका 15 डिग्रीज, ओके। नाउ देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द कैरिंग एंगल। द फर्स्ट पॉइंट इज द एंगल अपीयर्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन। मतलब कि एंगल आपको कब दिखेगा? एक्सटेंशन और सुपिनेशन जब करेंगे तब दिखेगा। बट इट अपीयर्स ड्यूरिंग द फुल एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन और फुल फ्लेक्शन। लेकिन ये गायब हो जाएगा। और कब गायब होगा? जब आप फुल एक्सटेंशन के साथ प्रोनेशन करेंगे तब ये गायब हो जाएगा, या फिर जब आप फुल फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका हेल्प क्या है आपके बॉडी में, ये क्यों होता है? तो इट बेसिकली हेल्प्स इन कैरिंग वेट, ओके। इसका काम है कि आप जो वेट आप कैरी करते हैं उसमें आप फैसिलिटेट करता है, उसमें आपको हेल्प करता है। हाउ विल इट हेल्प? इट विल हेल्प बाय प्रिवेंटिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द अल्नर बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड लेटरल सर्फेस ऑफ थाई, ठीक है। तो जो फोरआर्म का जो अल्नर बॉर्डर है और जो थाई का जो लेटरल सरफेस है, इन दोनों के कांटेक्ट को ये प्रिवेंट करता है। और ये एंगल ज़्यादातर फीमेल में होता है, मतलब ये ज़्यादा फीमेल में होता है मेल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पेल्विक गर्डल जो होता है वो फीमेल का बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स के बारे में तो हम लोग 4 जॉइंट्स के काइनेमेटिक्स को डील करेंगे। ह्यूमरोअल्नर जॉइंट, ह्यूमरोरेडियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट और डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट के बारे में। सबसे पहला है आपका ह्यूमरोअल्नर जॉइंट। इसमें कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा है? इसमें 2 मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक एक करके बात करते हैं। तो फ्लेक्शन आपका होता है फ्रंटल एक्सिस सैजिटल प्लेन में। इसमें आपका अल्ना जो है वो आगे की ओर मूव करता है। रेंज ऑफ मोशन विल बी 0 डिग्री टू 135 डिग्री। अगर मैं बात करूं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के बारे में तो इसमें कनकेव मूव कर रहा है आपका कन्वेक्स पे, ठीक है।
तो जिसके कारण ग्लाइडिंग और जो रोलिंग वाला जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ग्लाइडिंग और रोलिंग दोनों एंटीरियरली होता है। ठीक इसी तरह से एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सिस और प्लेन दोनों सेम हो जाएगा, फ्रंटल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन। साथ ही साथ अल्ना इसमें बैकवर्ड मूव करता है और जो रेंज ऑफ मोशन होगा इसमें वो होता है आपका 135 डिग्रीज टू 0 डिग्रीज, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 डिग्री लिख रखा है। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की जहाँ तक की बात है तो यहाँ पे सेम कनकेव सरफेस मूव हो रहा है आपका कन्वेक्स सरफेस में, इसलिए ग्लाइडिंग और रोलिंग दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब कि पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा। द नेक्स्ट जॉइंट इज ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। ठीक है ना, व्हाट इज ह्यूमरोरेडियल जॉइंट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। देयर आर 4 मूवमेंट्स इन द ह्यूमरोरेडियल जॉइंट, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मेनली, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन मूवमेंट। तो चारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिस हो जाएगा आपका फ्रंटल एक्सिस और प्लेन हो जाएगा आपका सैजिटल प्लेन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्लेक्शन में फ्रंटल एक्सिस और सैजिटल प्लेन और रेडियस इसमें आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो इसका रेंज ऑफ मोशन है वो आता है आपका 0 डिग्रीज टू 135 डिग्रीज। ठीक है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कनकेव सरफेस आपका मूव हो रहा है कन्वेक्स सरफेस पे। सॉरी, मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लिख रखा है, यहाँ पे कन्वेक्स नहीं होगा, कनकेव ही होगा। ठीक है, तो इसी कारण से जो ग्लाइडिंग और जो रोलिंग है वो आपका होता है एंटीरियरली। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो एक्सटेंशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन का सेम एक्सिस और प्लेन, फ्रंटल एक्सिस, सैजिटल प्लेन। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो रेडियस बोन है वो आपका बैकवर्ड मूव करेगा और इसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो 135 डिग्रीज टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगेन यहाँ पे कनकेव सरफेस ओवर कन्वेक्स सरफेस होगा, जिसके कारण ग्लाइडिंग और रोलिंग दोनों पोस्टीरियरली हो जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है। ठीक है, कन्वेक्स ओवर कनकेव नहीं होगा, कनकेव ओवर कन्वेक्स होगा। चलिए आगे, प्रोनेशन में जो एक्सिस और प्लेन है वो आता है आपका वर्टिकल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन। प्रोनेशन वाले मूवमेंट में रेडियस जो है वो मीडियली रोटेट करता है। इसका रेंज ऑफ मोशन कैलकुलेट कर पाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए रेंज ऑफ मोशन इसका कैलकुलेटेड नहीं है। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की जहाँ तक की बात है, अगेन कनकेव ओवर कन्वेक्स, और यहाँ पे ग्लाइडिंग और रोलिंग नहीं होता बल्कि यहाँ पे स्पिनिंग मूवमेंट होता है और स्पिनिंग विल बी पोस्टीरियर। ओके, आगे आता है आपका सुपिनेशन। ठीक है, तो सुपिनेशन अगेन विल बी इन द वर्टिकल एक्सिस एंड इन द सैजिटल प्लेन, सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, और यहाँ पे जो रेडियस बोन है वो आपका रोटेट करता है लेटरली। ठीक है, और ठीक इसी तरह से रेंज ऑफ मोशन इसका काफ़ी डिफिकल्ट है कैलकुलेट कर पाना। ठीक है, इसलिए वी विल डायरेक्टली जंप टू द ऑर्थोकाइनेमेटिक्स पार्ट। यहाँ पे अगेन मूव कर रहा है आपका कनकेव सरफेस ओवर कन्वेक्स सरफेस। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम स्पिनिंग मूवमेंट प्रेजेंट होगा और स्पिनिंग जो होगा वो एंटीरियरली। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट के बारे में। तो इसमें 2 तरह का मूवमेंट होता है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, एंड दे बोथ हैपेंस इन द वर्टिकल एक्सिस एंड इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स दोनों का डिफरेंट होगा। जो प्रोनेशन वाला जो मूवमेंट है उसमें रेडियस जो होता है वो मीडियली रोटेट करता है, लेकिन अगर मैं सुपिनेशन वाले मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें रेडियस लेटरली रोटेट करता है। साथ ही साथ जो रेंज ऑफ मोशन है वो 0 to 75 डिग्रीज। अब देखिए जो डिफरेंट बुक्स हैं आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो 0 to 90 भी दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाना है। आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के चलें। आप यहाँ पे 0 to 90 डिग्रीज भी अगर आप लिख दे रहे हैं तो वो गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 0 to 75 डिग्रीज प्रोनेशन का रेंज ऑफ मोशन है और सुपिनेशन का 0 to 75 डिग्रीज रेंज ऑफ मोशन हो गया। अगर मैं बात करूं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के बारे में तो यहाँ पे आपका स्पिनिंग मूवमेंट देखा जाता है ऑन द कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, चलिए आगे है आपका डिस्टल रेडियोअल्नर जॉइंट। अब देखिए प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट तो समझ में आता है ना कि वो तो आपका एल्बो कॉम्प्लेक्स में आप क्यों पढ़ रहे हैं, बट डिस्टल रेडियोअल्नर जॉइंट आपका एल्बो कॉम्प्लेक्स में ना आकर के वो रिस्ट कॉम्प्लेक्स में आता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एल्बो कॉम्प्लेक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियोअल्नर जॉइंट ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है तो साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसमें रेडियोअल्नर जॉइंट में भी मूवमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेम तरह का मूवमेंट, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, एक्सिस और प्लेन भी सेम, वर्टिकल एक्सिस एंड इन द ट्रांसवर्स प्लेन। डिफरेंस क्या होगा, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में डिफरेंस होगा और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपका स्पिनिंग मूवमेंट देखा नहीं जाता है। ठीक है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में क्या होगा, रेडियस मूव्स फॉरवर्ड ऑन द अल्नर हेड,
और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स इसका सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनकेव सरफेस मूव कर रहा है आपका कन्वेक्स सरफेस पे, तो ग्लाइडिंग और रोलिंग दोनों आपका एंटीरियर डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। सुपिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होगा आपका रेडियस मूविंग बैकवर्ड ऑन द अल्नर हेड, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कनकेव आपका मूव कर रहा है कन्वेक्स सरफेस पे, तो आपका ग्लाइडिंग और रोलिंग दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे तो आपका ऑपोजिट था तो पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद जो बड़ा टॉपिक है, जो साइनॉप्सिस में हम लोगों ने टॉपिक्स जिसको डिस्कस किया था, तो काइनेमेटिक्स के बाद आता था आपका काइनेटिक्स। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मसल्स एंड द लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सबसे पहला जो मसल्स जो आ गया आपका, अभी हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं मसल्स इन दी एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट में कौन कौन सा जॉइंट आ गया आपका, ह्यूमरोअल्नर जॉइंट और ह्यूमरोरेडियल जॉइंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा था, दो तरह का मूवमेंट हो रहा था ना, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन आपका हो रहा है ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस के कारण, जबकि एक्सटेंशन आपका हो रहा है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और एनकोनियस के कारण। ठीक है, तो ये आपका है मसल्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, आगे है आपका मसल्स ऑफ द रेडियोअल्नर जॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, दो तरह का मूवमेंट था, सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट और इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट में, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो जो प्रोनेशन वाला जो मूवमेंट है वो हो रहा था आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टेरेस के कारण, और जो सुपिनेशन वाला जो मूवमेंट है वो आपका सुपिनेटर और बाइसेप्स ब्रेकिया के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, जो प्रोनेटर टेरेस मसल है ना, जब आप प्रोनेशन करते हैं ना, तो जब आप प्रोनेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी करेंगे ना, तो उस वक्त प्रोनेटर टेरेस जो है वो आपका हेल्प करता है। ठीक है, और जब सुपिनेशन, जब स्लो सुपिनेशन करेंगे, ठीक है, तो जब स्लो सुपिनेशन करते हैं तो उस वक्त सुपाइनेटर हेल्प करता है, लेकिन जब आप फास्ट सुपिनेशन करते हैं और वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तब बाइसेप्स ब्रेकियाई का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। तीन तरह का लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि हर तरह का साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है, और तीसरा आता है आपका बर्सा। बर्सा भी आपका सभी तरह का साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। तो बर्सा भी कौन कौन सा बर्सा आ जाएगा, सबसे पहला है आपका सब क्यूटेनियस ओलेक्रेनॉन बर्सा, फिर दूसरा है आपका सब टेंडिनस बर्सा, और तीसरा आता है आपका बाइसिपिटो रेडियल बर्सा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि वहाँ के जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एल्बो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका बोन। बोन में भी कैसा, तो जो सबसे पहला पॉइंट है बोन में भी कि जो ट्रॉक्लियर नॉच है, अब ट्रॉक्लियर नॉच का जो शेप होता है वो कनकेव होता है, तो कनकेव होने के कारण दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कन्वेक्स ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तभी तो अच्छा से फिट हो पाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, आगे अगला पॉइंट आता है उसमें कनकेव रेडियल फोबिया। फोबिया का जो रेडियल फोबिया है उसका शेप जो होता है वो कनकेव होगा, तो दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कन्वेक्स कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। अब जो कैपिटुलम है, ह्यूमरस का जो कैपिटुलम है वो कन्वेक्स शेप का होता है, तो उस पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर दोनों ही सेम शेप का हो जाए तो वो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, इसीलिए तीसरा पॉइंट आता है आपका कनकेव रेडियल नॉच। ठीक है, तो रेडियल नॉच का जो शेप होता है वो आता है आपका कनकेव शेप का, तो दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कन्वेक्स रेडियल रिम। फिर आता है आपका कनकेव अल्नर नॉच। सो कनकेव अल्नर नॉच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कन्वेक्स अल्नर हेड। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं लिगामेंट्स के बारे में। सबसे पहला लिगामेंट है, ये लिगामेंट भी आपका स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, लिगामेंट में आ गया आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का भी 3 फाइबर होगा, एंटीरियर मीडियल कोलेटरल, पोस्टीरियर मीडियल कोलेटरल और ट्रांसवर्स लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट आ गया आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इसका 2 फाइबर होता है, लेटरल रेडियल कोलेटरल, लेटरल अल्नर कोलेटरल। तीसरा आता है आपका एन्युलर लिगामेंट, फिर आता है आपका क्वाड्रेट लिगामेंट, ऑब्लिक कोड, इंटरोशियस लिगामेंट, पामर रेडियोअल्नर लिगामेंट एंड देन डॉर्सल रेडियोअल्नर लिगामेंट। अब आ जाइए आप पैथोलॉजी में, ये आपका आखिरी टॉपिक है, इसमें हम लोग 11 पैथोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो 11 है ना, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे ना जब हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करेंगे पीटी ऑर्थो के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब जो जितने भी छोटे छोटे ये जो पैथोलॉजीज हैं ना, छोटे छोटे जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इन सारों को हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर पीटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि टेनिस एल्बो क्या होता है या गोल्फर्स एल्बो क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को पता रहेगा।
तो हम लोग किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे पैथोलॉजीज में। सबसे पहला है आपका टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, पुल्ड एल्बो, वोकमैन इस्चुमिक कॉन्ट्रैक्चर, लिटिल लीग एल्बो, एल्बो डिसलोकेशन, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, क्यूबाइटस वायरस और क्यूबाइटस वेल्गस। ठीक है, पहला आ जाइए टेनिस एल्बो। व्हाट इज टेनिस एल्बो? इट इज द एबनॉर्मैलिटी ऑफ द कॉमन एक्सटेंसर टेंडन इन विच द पेन अकर्स इन द लेटरल साइड ऑफ एल्बो ड्यू टू रिपीटेटिव कॉमन एक्सटेंसर मसल्स यूजेस। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये किस तरह, कहाँ का एबनॉर्मैलिटी है? ये कॉमन एक्सटेंसर टेंडन का एबनॉर्मैलिटी है। इसमें क्या होता है? पेन होता है आपका। कहाँ पे पेन होता है? लेटरल साइड ऑफ द एल्बो में पेन होता है। क्यों पेन होता है? जब कॉमन एक्सटेंसर मसल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, रिपीटेटिव यूज़ करेंगे, तो उसके कारण से पेन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं टेनिस एल्बो। ये मोस्ट कॉमनली कैसे प्लेयर्स में होता है? ये टेनिस प्लेयर्स में होता है। इसमें 3 तरह का टेस्ट होता है, मिल्स टेस्ट, कोजेंस टेस्ट और मॉड्सले टेस्ट। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो को हम लोग मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से टेनिस एल्बो को हम लोग लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए गोल्फर्स एल्बो सबसे कॉमनली कौन से प्लेयर में होता है? तो ये कॉमनली गोल्फ प्लेयर्स में ही होता है। जिस तरह से टेनिस एल्बो आपका कॉमन एक्सटेंसर टेंडन का रिपीटेटिव यूज करने से हो रहा था, ठीक उसी तरह से ये आपका कॉमन फ्लेक्सर टेंडन का रिपीटेटिव यूज करने से होता है, जिसके कारण पेन जो है वो आपका मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसको मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स बर्साइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि आप जब स्टूडेंट का ये आदत होता है ना कि वो अपने एल्बो पे बहुत ज़्यादा देर के लिए लीन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ओलेक्रेनॉन बर्सा में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण एल्बो के पीछे जहाँ पे आपका ओलेक्रेनॉन फोसा होता है ना, वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ द एबनॉर्मैलिटी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस ओलेक्रेनॉन बर्सा इन विच पेन, स्वेलिंग, रेडनेस अकर्स इन द बैक ऑफ द एल्बो ड्यू टू लीनिंग ऑन एल्बो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लीनिंग ऑन एल्बो करने का क्या मतलब है? क्लासेस में ज़्यादातर, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो ये मेरी भी आदत थी। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लास जब बोरिंग लगता है तो क्या होता है कि हम लोग एल्बो पे, जैसे हाथ पे सर रख करके और एल्बो बेंच पे रख करके हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं। ठीक है, जब बोरिंग लगता है बहुत ज़्यादा क्लास। तो इसी तरह से क्या होता है ना, जब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो सब क्यूटेनियस ओलेक्रेनॉन बर्सा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेन, स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलता है इन द बैक ऑफ द एल्बो। ठीक है, वेयर योर ओलेक्रेनॉन फोसा इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। सो इट इज़ बेसिकली एबनॉर्मैलिटी ऑफ द अल्नर नर्व इनसाइड द क्यूबाइटल टनल। अभी हम लोगों ने क्यूबाइटल टनल के बारे में पढ़ा था। क्यूबाइटल टनल आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में प्रेजेंट होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। और ये एक तरह का पासेज है किसके लिए? अल्नर नर्व के लिए। ठीक है, तो इट इज़ द एबनॉर्मैलिटी ऑफ द अल्नर नर्व इनसाइड द क्यूबाइटल टनल इन विच पेन अकर्स इन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। ठीक है, तो पेन कहाँ पे होगा? मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में होगा। मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में क्यों होगा? क्योंकि क्यूबाइटल टनल आपका मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में ही प्रेजेंट होता है। पेन के साथ साथ हाथ में वीकनेस या फिर क्लॉइंग ऑफ द रिंग एंड द लिटिल फिंगर, मतलब रिंग और लिटिल फिंगर का क्लॉ हो जाना यानी कि मुड़ जाना। ठीक है, इसको हम लोग देखने को मिलता है। अच्छा, ये आपका रिंग और लिटिल फिंगर में ही क्यों होता है? क्योंकि अल्नर नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन आपका रिंग और लिटिल फिंगर में ही होता है। अब इसका अगर हम लोग कॉज के बारे में बात करें तो इसका कॉजेज 4 कॉजेज हैं। क्यूबाइटस वैल्गस, बोनी स्पर्स, एल्बो डिसलोकेशन या फिर एल्बो फ्रैक्चर। ओके, 5वां है आपका पुल्ड एल्बो या फिर नर्स मेड्स एल्बो। सो इट इज़ द एबनॉर्मैलिटी ऑफ द ह्यूमरोरेडियल जॉइंट इन विच रेडियल हेड subluxed from the annular ligament due to strong and sudden traction of the child's forearm। देखिए, जब छोटे बच्चे को गोद लेते हैं ना, तो अगर झटके में उठाते हैं ना ज़मीन पर से या गोदी में झटके से उठाते हैं तो क्या होता है? आपका जो रेडियल हेड है वो सबलक्स कर जाता है एन्यूलर लिगामेंट से। ठीक है, किसके कारण? स्ट्रॉन्ग एंड द सडन ट्रैक्शन ऑफ द चाइल्ड्स फोरआर्म। Okay, so it is the abnormality of the humeroradial joint in which radial head subluxed from the annular ligament due to strong and sudden traction of the child's forearm। छठा है आपका
Volkmann ischemic contracture. It is the abnormality of the brachial artery. Sorry, it is the abnormality of the brachial artery around the elbow. किस तरह का abnormality है ये? किसका abnormality है ये? ब्रेकियल आर्टरी का abnormality है। ब्रेकियल आर्टरी का ही फिर दो ब्रांचेस हो जाता है ना, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर रखा है पुराने वीडियोस में। ब्रेकियल आर्टरी का ही दो ब्रांचेस हो जाता है आपका, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी का ही एक abnormality है। इसमें क्या हो जाएगा कि रिस्ट जो है वो परमानेंट फ्लेक्शन में चला जाता है और एक क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा आपको हैंड और फिंगर में। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सो Volkmann ischemic contracture is the abnormality of the brachial artery around elbow in which wrist goes in the permanent flexion and claw-like deformity occurs in hand and finger due to supracondylar fracture. अगला पॉइंट आता है आपका लिटिल लीग एल्बो। इट इज द abnormality of the medial epicondyle growth plate. ओके, कहाँ का abnormality है? मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ पे होता है आपका? ह्यूमरस का लोअर एंड के मीडियल साइड में। सो इट इज द abnormality of the medial epicondyle growth plate in which there is sharp pain and swelling occurs inside the elbow. क्या होगा इसमें? क्या देखने को मिलेगा? शार्प पेन और स्वेलिंग देखने को मिलता है इनसाइड द एल्बो। और एडवांस स्टेज में क्या होता है? स्मॉल फ्रैक्चर ऑफ ग्रोथ प्लेट अकर्स ड्यू टू रिपीटेड थ्रोइंग मोशन, ठीक है। तो एडवांस स्टेज में क्या देखने को मिलेगा कि स्मॉल फ्रैक्चर जो होता है ना, स्मॉल फ्रैक्चर, ग्रोथ प्लेट का स्मॉल फ्रैक्चर वो देखने को मिल जाता है ड्यू टू रिपीटेड थ्रोइंग मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल इन द यंग बास्केटबॉल प्लेयर, सॉरी यंग बेसबॉल प्लेयर, ठीक है। तो ये यंग बेसबॉल प्लेयर्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर आता है आपका एल्बो डिसलोकेशन। सो एल्बो डिसलोकेशन इज द abnormality of the elbow joint in which ulna slides posteriorly to the distal end of humerus due to injury around the elbow joint, ठीक है। तो किसी भी तरह का इंजुरी हो एल्बो जॉइंट में जिसमें कि अल्ना जो हो वो पोस्टीरियर साइड में वो स्लाइड कर जाए, और किस डायरेक्शन में? टू द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस, टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्बो डिसलोकेशन। फिर आता है आपका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, जो कि आपका लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। एंड इन द एंड देयर आर टू टर्म्स विच आर क्यूबाइटस वायरस एंड द क्यूबाइटस वैल्गस। तो क्यूबाइटस वायरस इज द abnormality of the elbow joint in which elbow turns inward और adducted, ठीक है। तो एल्बो क्या होगा? तो वो इनवर्ड हो जाता है या अडक्ट हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ द कैरिंग एंगल। इसको अगर नॉर्मल भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि कैरिंग एंगल का डिक्रीज हो जाना को हम लोग क्यूबाइटस वायरस कह देते हैं, और कैरिंग एंगल का बढ़ जाने को हम लोग कह देते हैं क्यूबाइटस वैल्गस। अब कैरिंग एंगल जब भी बढ़ेगा तो एल्बो जो होगा वो आउटवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि एबडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या फॉर्मेशन होगा? उसके कारण फॉर्मेशन होगा आपका 11th पॉइंट जो है आपका क्यूबाइटस वैल्गस, और यही आपका कैरिंग एंगल डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण एल्बो जो है वो इनवर्ड्स टर्न हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे क्यूबाइटस वायरस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एल्बो कॉम्प्लेक्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।